हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम। मेरे साथ है राहुल सर। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यार। सर आंसर की आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीजें हमें मिस नहीं करना है। पहले तो हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे, व्हाट वी शुड नॉट मिक्स, मतलब हमें कौन सी ऐसी सबसे पहले तो आंसर की आ गई। अब कुछ दिनों बाद एनटीए की साइट पर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के 8 से 10 दिन बाद आपको लगातार एमसीसी जो वेबसाइट है, एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो वेबसाइट है, उसको विजिट करते रहना है। और उसी पे हमारा फर्स्ट काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, ऑल इंडिया की फर्स्ट काउंसलिंग शेड्यूल। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करना है। और हमें ये भी बात करनी है प्रोसीजर क्या होगा। राइट। सो मैं बच्चों के बिहाफ में जिस तरह के सवाल आते हैं मैं आपसे पूछूंगा, और काउंसलिंग की A to Z प्रोसेस समझाना है। हाँ। मतलब यहाँ पर अब मान लीजिए एक तरह से कि हमें रिजल्ट का पता चल ही जाएगा कुछ दिनों में, और चल गया। हाँ। अब क्या करना है? अब सबसे पहले आप जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास यूजी काउंसलिंग करके ऑप्शन आएगा। जब आप यूजी काउंसलिंग पे जाएंगे तो यूजी काउंसलिंग पे जाने के बाद आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो काउंसलिंग होने वाली है वो 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स पे होने वाली है। साथ ही इसमें कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी रहेंगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी रहेंगी। तो जैसे ही आप वहां पर एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे और एमसीसी की वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। काउंसलिंग वहां पर दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, पीजी और यूजी। तो पीजी काउंसलिंग एमडी एमएस वालों के लिए होती है बेटा, क्योंकि पीजी का भी एग्जाम आप लोगों को पता है 11 सितंबर को हुआ था। पीजी जो आप बच्चे एमबीबीएस की बात देंगे, ठीक है, और यूजी का 12 सितंबर को हुआ था। तो जैसे ही आप जाएंगे यूजी काउंसलिंग पे, आपके पास ये पेज ओपन होके आएगा। इस पेज में आपको रोल नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर क्या होता है बेसिकली? हाँ, एप्लीकेशन नंबर। जब आप लोगों ने फॉर्म डाला था भाई, सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, फॉर्म आप डालते हैं। तो जब आप फॉर्म डालते हैं उस समय जो जनरेट हुआ वो एप्लीकेशन नंबर है। बाद में जो आया एडमिट कार्ड, उस पे आएगा अपना रोल नंबर। एडमिट कार्ड पे आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा और रोल नंबर भी मिल जाएगा। ये दोनों फिल करने हैं। अपना नेम फिल करना है, ये मदर्स का नेम फिल करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है वो फिल करो, ईमेल आईडी फिल करो, सिक्योरिटी कोड डाल दो और उसके बाद सबमिट कर दो। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, आप समझ लें आपको एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर यूजी काउंसलिंग पे जाना है। यूजी काउंसलिंग तो हम बताएंगे भी नेक्स्ट। हाँ, अभी आपको करके भी बताएंगे जैसे ये लिंक ओपन होगी तो हम आपको लाइव में बताएंगे। हम तो लाइव आते हैं, जहां पर भी मुद्दा ऐसा आएगा कि आपको जानकारी चाहिए, हम लाइव आके आपको बताएंगे। आज भी हम लाइव जो आएंगे इससे रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि पूरी जो काउंसलिंग है वो 4 स्टेप में डिवाइड की। जैसे ही हम यूजी काउंसलिंग पे गए तो हमारा फर्स्ट स्टेप का पेज ओपन हो गया। हमने वहां पर लेकिन सर ये सारी चीजें तो समझ गए, लेकिन पहले हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि इसके बाद आपको करना क्या क्या है, और फिर हम काउंसलिंग समझाएं। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अगर ऑल इंडिया कोटे में बैठेंगे, और उसके बाद आप हमें समझा रहे थे कि स्टेट काउंसलिंग बाद में होगी, राइट, ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद। ये 15% सीट के लिए काउंसलिंग होगी जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग है। तो 15% सीट भले वो राजस्थान की हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, मेडिकल कॉलेज, हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जितनी भी सीट होती हैं उसका 15% ऑल इंडिया कोटे से भरा जाता है और 85% राइट। सो एक ही कॉलेज में 2 काउंसलिंग होती है। मतलब आप एक कॉलेज को चूज करना चाहते हो तो आप ऑल इंडिया कोटे से भी ले सकते हो और एज वेल एज स्टेट कोटे से भी ले। स्टेट कोटे में आप तभी एलिजिबल होगे जब आपको उस स्टेट का डोमिसाइल होगा। जैसे आपने कहा कि भाई मैं बिहार का हूँ और मुझे कॉलेज चाहिए राजस्थान का, अच्छा, तो आप ऑल इंडिया कोटे में अच्छा मार्क्स। कई बार बच्चे क्या करते हैं, किसी दूसरे स्टेट में पढ़ लेते हैं, दूसरे स्टेट में पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ते हैं 10वीं 11वीं। कोई इससे कोई मतलब नहीं, डोमिसाइल का इंपॉर्टेंस है यहाँ, राइट। डोमिसाइल जैसे स्टेट का है आप वहाँ के माने जाओगे, वहाँ की स्टेट काउंसलिंग में जाओगे। तो बेटा हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्टेप की। रोथर जी, फर्स्ट स्टेप एक बार बच्चों को थोड़ा सा ओवरव्यू कर दूं। जैसे ही आप ये डिटेल भर देंगे, आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक नया रोल नंबर और एक नया पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ये मोबाइल नंबर पे मिलेगा। ये आपको जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे भी शो होगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे भी भेज दिया जाएगा। तो ये जो नया रोल नंबर और पासवर्ड जनरेट हो गया, इसको आपको बहुत अच्छे से संभाल के रख लेना है। और उसके बाद जो अगली बार आप जब भी ये जो रोल नंबर आया था आपके मोबाइल पे, हाँ, ये न्यू रोल नंबर और जो पासवर्ड जो बना है, जो अलॉट हुआ है, नया अलॉट हुआ है आपको, वो यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। राइट। अगर आप ये भूल गए
अब किसी ने कहा कि साहब वहां पर जनरेट हो गया था न्यू पासवर्ड और तो मोबाइल OTP नंबर, में हाँ तो आप फॉरगॉट पासवर्ड जाओगे तो वो OTP करके हो उस जाता है। नंबर से, तो उस इसलिए नंबर- मोबाइल नंबर भी ऐसा डाले जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मतलब आप यूज करते पर हो। बेटा मतलब अननेसेसरी परेशान होना क्यों, हमको एक मोबाइल जो नया नंबर और पासवर्ड मिला है उसको याद रख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही अगर आप ये करेंगे, आपके पास ये जनरेट हो गया, जनरेट होने के बाद आप नए पेज पे पहुंच जाएंगे, वहां पर अपनी डिटेल सारी फिल करेंगे, फिल करने के बाद वो डिटेल ओपन हो जाएंगी और ओपन होने के बाद उनको आप देख लेंगे। देखने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा वेरीफाइड का, जैसे ही आप वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे, एक मिनट, जैसे ही आप वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो जाएगी। ये क्या चीज होती है रजिस्ट्रेशन स्लिप? रजिस्ट्रेशन स्लिप मतलब अब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड हो गए, Right. मतलब आपने जैसे ही स्टेप 1 कंप्लीट तो मुझे मेरा भी सवाल यहाँ पर है, स्लिप, हाँ एक मिनट, मैं सारे सवाल आपके लूंगा, लाइव में भी लूंगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हुई मतलब आप रजिस्टर्ड हो गए काउंसलिंग के लिए। ठीक है। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो गई, राव अब मैं बात करूं कि ये रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो जनरेट हो गई। इस रजिस्ट्रेशन स्लिप के जनरेट होने के बाद आपको फीस पे करना है, काउंसलिंग स्टेप 2 आ जाएगा। स्टेप 2 मतलब काउंसलिंग की फीस को जनरेट करना है। तो फॉर्म जो काउंसलिंग की फीस है वो आपको बेटा क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और से, नेट बैंकिंग, बैंकिंग। मतलब आपके पास कैश देने की कोई व्यवस्था नहीं है, आपको इन तीनों में से ही चूज करना है। तो जो स्टेप सेकंड है वो फीस डिपॉजिट का है। 3 मीडियम है आपके पास, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इससे आप पे कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, जब सेकंड स्टेप की फीस डिपॉजिट की बात की है तो अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पर 2 टाइप की फीस आपको पे करनी है। एक फीस होगी नॉन रिफंडेबल, मतलब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो गए, आपको कॉलेज मिले या ना मिले, ये फीस आपको वापस नहीं मिलने वाली। दूसरी फीस होगी रिफंडेबल, कुछ शर्तों के साथ ये फीस वापस हो जाएगी। क्या शर्तें हैं वो लाइव में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये 2 टाइप की फीस होंगी हर के लिए। जो बात कर रहा हूं मैं पहले ये कर रहा हूं 15% कोटे की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। तो इसमें जो नॉन रिफंडेबल फीस होगी बेटा वो 1000 रुपए होगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब ये काउंसलिंग चार्ज है एक तरह से, हाँ, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन चार्ज या काउंसलिंग चार्ज बोलो। 500 रुपए होगी SC ST OBC के लिए, क्लियर। और जो रिफंडेबल फीस होगी, जो रिफंड हो जाएगी वो जनरल कैटेगरी के लिए। क्लियर कर दूं पहले ही मैं कि ये मैं बात कर रहा हूं 15% ऑल इंडिया सीट्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो जो रिफंडेबल सीट्स होंगी वो होगी 10,000 रुपए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 5,000 रुपए SC ST OBC के लिए। मतलब आप इन शॉर्ट में समझे, अगर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है 15% सीट पे, अनरिजर्व से हैं तो आपके 11,000 रुपए लगने वाले हैं, अगर आप कैटेगरीज में हैं तो 5,500 लगने वाले हैं। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, यहाँ पर आप देखिए आपको अलग अलग फीस हैं। जैसे ही आप डीम यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो सबके लिए 5,000 है, हाँ सबके लिए 5,000। आप देख पा रहे थे यहाँ पर 1,500 थी, यहाँ पर 5,000 हो गई। ये नॉन रिफंडेबल है और जो रिफंडेबल फीस है वो है 2 लाख रुपए। अब यहाँ पर बच्चों को एक डाउट होगा कि सर मैं तो दोनों में बैठना चाह रहा हूँ, डीम्ड में भी चाह रहा हूँ और इसमें भी चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तीसरा स्टेप आएगा चॉइस फिलिंग, वहाँ पर आपको चॉइस फिल करनी है। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग करने वाले हैं तो आपको इस फीस को जैसे ही आप पे करेंगे 2 लाख और 5,000 वाली, तो आप डीम्ड और दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप केवल ये फीस पे करेंगे तो केवल और केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब सीधी सी बात है कि चॉइस फिलिंग में ये ऑप्शन तभी आएंगे जब आप, अच्छा सर इसमें इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों रखवाते हैं? एक्चुअली में होता क्या है कि इनकी ट्यूशन फीस भी काफी ज्यादा है, ये प्राइवेट टाइप के ट्रस्ट तो मतलब एक तरह से ये देखते हैं कि आप उसमें लेना चाह रहे हो तो आपकी हैसियत है या नहीं है, कि आप ऐसे ही तो नहीं भर रहे हैं, राइट। और बेवजह सीट रुकवा दो और रुकवाने के बाद किसी और को कर, सारे रीजन हो सकते हैं, राइट। है ना। तो बेटा स्टेप 1 में हमारे पास रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट हो गया था, स्टेप 2 में हमने फीस को पे कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप काउंसलिंग का, जहां पर आपको एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है, एनालिसिस करने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो है बेटा आपका चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करना है, साथ में लॉकिंग करना है। मैं तुमको इन शॉर्ट में समझा देता हूँ सर इससे पहले कि लॉक अगर हम नहीं करें, मान लीजिए चॉइस फिलिंग करके छोड़ दें तो वो हमारा नहीं मान ली जाएगा, फाइनल नहीं माना तो फीस पहले जमा करवाएंगे ये पहले रजिस्ट्रेशन। हाँ। तो जब इन्होंने फीस ले ली और अगर हम लॉक करना भूल गए, जैसे हमारे उसमें होता है IITs NIT IIITs की काउंसलिंग करते हैं जो समय, तो ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है।
मतलब आपका कैसे समझ मतलब ये हमें लॉक करना पड़ेगा? ये हमको लॉक करना पड़ेगा। अच्छा। एमबीबीएस के केसेस में हमको लॉक करना पड़ेगा। चलिए जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो हम लॉक करेंगे और लॉक करने के बाद ही हमारा कंफर्म माना जाएगा। यहाँ पर 2-3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। एक तो आपको जो भी चॉइस बनानी है, आप सारी कॉलेजेस की लिस्ट को एक बार देख लें। इंस्टीट्यूट जो इन्वॉल्व हो रहे हैं काउंसलिंग में उनकी लिस्ट अलग से आपको एमसीसी की वेबसाइट पे मिल जाती है। सारी लिस्ट देख लें, लिस्ट के बाद अपने मार्क्स का एनालिसिस कर लें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रेफरेंस भरें और जो भी प्रेफरेंस भरा है उसको 2-3 बार क्रॉस चेक कर लें वो सही है कि गलत है। अगर ऊपर नीचे करना है तो अभी आप कर सकते हैं, लेकिन लॉकिंग करने के बाद आप इसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए फिर सेव करके फिर हम ऊपर नीचे कर सकते हैं? हाँ, सेव करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं जब तक आपने लॉकिंग नहीं की। आप एक बार बता रहे थे जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में एक चेंजेस आ जाता है, राइट? सो यहाँ पर जब हम यहाँ चॉइस फिलिंग करते हैं कई बार तो बच्चों को लगता है कि ये तो हमें मिल ही जाएगा और वो उस हिसाब से फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करते हैं। जब नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड में यहाँ करते हैं। तो सेकंड राउंड टफ होता है क्या? सेकंड राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज चला जाता है कॉलेजों का, मतलब कई सारे कॉलेजों के। हाँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर इस पे काम करते हैं। तो भाई फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज कम पे मिल रहा है वो सेकंड में कभी कभी अच्छे कॉलेज ऊपर चले जाते हैं। ये क्यों जाते हैं इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ। लाइव में पूछना चाहेंगे तो मैं लाइव में भी आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, जिसके बाद चॉइस फिलिंग हो गया, चॉइस फिलिंग के बाद लॉकिंग हो गया। अब आपका स्टेप 4 आएगा जिसमें आपको सीट अलॉट हो जाएगी। ये स्टेप हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, हमने जैसी लॉकिंग कर दिया उसके बाद ये चला गया वेबसाइट वालों के पास, काउंसलिंग कमेटी के पास। वो आपके नंबर को, हाँ उसके बाद एक और चीज, जैसी लॉकिंग हो जाए तो लॉकिंग के बाद जो आपने लॉक किया है उसका प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रख लेना, जिससे आपको पता रहे कि हमने कौन सा कॉलेज भरा था। और काउंसलिंग में देखो कि हमसे ऊपर वालों को ही मिला है कि नहीं मिला है, वैसे ऐसा होता नहीं है, पर एक प्रूफ अपने पास होना चाहिए कि हमने और उसमें सीधी सी बात है, पहले नंबर पे जो कॉलेज भरोगे, दूसरे पे जो भरोगे, तीसरे पे भरोगे, तो पहले नंबर के कॉलेज को वो ये मानेगा कहीं ना कहीं सिस्टम कि आपकी पहली चॉइस है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने कोई भी ऊपर कमजोर ब्रांच भर दी, कमजोर ब्रांच बोल रहा हूं मतलब कमजोर कॉलेज, अगर आपने कमजोर कॉलेज भर दिया तो वो ही मिल जाएगा पहले नंबर पे, राइट से, भले ही नीचे आपके कुछ भी भरे हो। तो आपने अगर ये अच्छा एम्स भर दिया, मान लीजिए आपने एम्स दिल्ली भर दिया और इसके बाद आपने एम्स नया कोई डाल दिया, हाँ तो वो अगर आपके नंबर हैं उतने तो मिल जाएगा, तो रैंक के अनुसार ये मिल जाएगा। फिर आपने ये डाले हो तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना है। अच्छा, ऊपर हम अच्छे कॉलेज तो डाल सकते हैं, जो हमें नहीं भी मिल रहा हो उसका भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर कम चॉइस फिलिंग में मैक्सिमम कॉलेजों को भरना है, उसमें कोई लिमिट भी नहीं है उसकी। तो मैक्सिमम कॉलेजों को आप डालें ना, संभल के डालें, एनालिसिस करके डालें और अच्छे कॉलेज, और जो आपको लग रहा है कि नहीं मिलना है उनको डाल सकते हो, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है। और मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी बना दूंगा आप लोगों के लिए कि चॉइस फिलिंग की कॉमन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कि पहला स्टार्टिंग में एम्स डालना है, उसके बाद जो टॉप 10 कॉलेज हैं वो डालना है, इसमें मिल रहा जो एम्स नए खुले हैं उनमें कौन से डालना है, फिर बेटा आपको अपने गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के टॉप कौन से डालना है, उसके बाद दूसरी स्टेटों के टॉप गवर्नमेंट कौन से डालना है, वो मैं एक कॉमन स्ट्रेटजी बना के डाल दूंगा। उसमें कुछ ऊपर नीचे होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ये जो किया इसी तरीके से हम करते थे कि एक अच्छा कॉलेज और उसकी अच्छी ब्रांच, राइट, इंजीनियरिंग में एक अच्छा कॉलेज उसकी अच्छी ब्रांच, फिर एक अच्छा कॉलेज और उसकी मिडिल ब्रांच, और ऐसा ही हम करते हैं। देखिए आपके ब्रांचिंग है, पर हमारा तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि जो अच्छे कॉलेज हैं उनको हमें ऊपर रखना है, फिर हमें अपने स्टेट के कॉलेजों को रखना है, फिर नीचे रखना है। फिर जब जो नीचे वाला क्राइटेरिया बन गया और हमारे मार्क्स अगर कम है तो वहां पर थोड़ा एनालिसिस की जरूरत है, वो करके ही हम चॉइस फिलिंग करेंगे। चॉइस फिलिंग हो गई, लॉकिंग हो गई, उसके बाद अपना प्रिंट निकाल के रख लेना है और जो प्रिंट आपका निकला है उसको अपने पास संभाल के रखें। स्टेप 4 काउंसलिंग कमेटी के हाथ में है, वहां पर जाके वो सीट अलॉट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस और अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू रैंक, और वो जो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट हो गया। अलॉट होने के बाद उसकी आपको रिपोर्टिंग करने जाना है, जो टाइम पीरियड दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड 15 दिन के बीच का जो टाइम पीरियड दिया जाएगा, उसी टाइम पीरियड में आपको रिपोर्टिंग करना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 7 से 15 दिन का टाइम पीरियड यहाँ दे दिया और इसके बाद हमारी स्टेट काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद हमारा सेकेंड राउंड भी मान लीजिए हो जाएगा।
तो सेकेंड राउंड में हमें यहाँ मिल गया और वहाँ स्टेट काउंसलिंग में भी मिल गया। नहीं, फिर आपको सेकंड राउंड में यहाँ मिल गया तो आप स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको सेकंड राउंड में यहाँ तो मिल गया। सर कई बार ऐसा होता होगा ना कि मैं अलग अलग स्टेट की कर रहा हूँ, मैं तो कर सकता हूँ ना, ठीक मैं है। एज ए स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल है ये स्टूडेंट की हाँ, तरफ हाँ, से बताइए, बताइए। कि मैं, जो मेरे मन में डाउट आ रहा है अभी कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं बिहार की काउंसलिंग भी कर रहा हूँ, मैं कर्नाटका भी कर रहा हूँ, यूपी की कर रहा हूँ, किसी एक नहीं, तो काउंसलिंग। आप काउंसलिंग 3 जगह की कर ही नहीं सकते, आप 2 ही काउंसलिंग कर सकते हैं। या तो ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग कर सकते हैं, या आप जाके स्टेट वहाँ की काउंसलिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो हाँ, और या अगर आप कुछ कॉलेजों में जाएंगे तो उसमें प्राइवेट के लिए ओपन है तो आप ओपन में कर सकते हैं, पर ठीक है, गवर्नमेंट अफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर मैं प्राइवेट के लिए कर रहा हूँ तो प्राइवेट के लिए कर सकते हैं। अगर मुझे मिल गया तो मैं एक ही डेट अगर सेम टकरा गई रिपोर्टिंग की तो फिर नहीं टकराती, ऐसी नहीं टकराती। सारी चीजें प्लानिंग से की जाती हैं, बिल्कुल नहीं टकराती। और भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो चलो, यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए मैं होंगे। एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं कि सबसे पहले स्टेप 1 में सारी डिटेल जो मैंने बताई भरना है। भरने के बाद आपको वहां से रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप के बाद आपको स्टेप 2 में जाना है, फीस पे करना है। जैसे ही आप फीस पे करेंगे स्टेप 3 की तरफ चले जाएंगे, लॉकिंग, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करना है। उसके बाद स्टेप 4 में आपको अलर्ट हो जाएगा। स्टेप 5 में आपको अलॉटमेंट जो हुआ उस पर रिपोर्टिंग करना है। राइट, और उस रिपोर्टिंग के बाद भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे जाके कमेंट करना है, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और अगर अभी भी जहन में कोई भी किसी भी तरह का डाउट है यहां पर, किसको, काउंसलिंग के लेकर, नीट की स्पेशली, आपको अगर ये भी हम बताएंगे जैसे रिजल्ट आएगा कि किस रैंक में आपको कौन सा कॉलेज पहले भरना चाहिए, कौन सा नहीं भरना चाहिए, और साथ ही साथ इस कॉलेज के मिलने के चांसेस है, सारा आपको प्रेडिक्टर भी देंगे। इन तमाम चीजों के लिए बने रहना है हमारे साथ, जकड़ के रखना है, पकड़ के रखना है 100% को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।